हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश। पहले इससे वीडियो मैंने एक बनाई थी, उसमें मैंने प्रियम्बल पढ़ाया था। और अब हम प्रियम्बल से लेके कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इससे भी पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपकी तैयारी और पुख्ता हो सकेगी इन क्वेश्चन को करके। कुछ और भी डाउट जो होंगे आपको क्लियर करेंगे क्वेश्चंस के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ Indian Republic on 26/1/1950 when the Constitution came into force। जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था वो क्या था। आपको 10 सेकंड देता हूँ, सोच के बताइए। हाँ दोस्तों, आपने सही टिक किया है। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था जब तक कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 नहीं आया था। तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही था। 42nd अमेंडमेंट में 1976 के 42nd अमेंडमेंट जो हुआ उसमें क्या हुआ कि 3 नए शब्द जोड़ लिए गए। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 नए शब्द जोड़ लिए गए थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इन चीज़ों को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में कौन से वर्ड्स ऐड किए गए, इनमें से वो देख के बताना है आपको। आप किसी मल्टीपल चॉइस ले सकते हैं, किसी 2 ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ ABC नहीं कर रखा है। तो कोई 2, 3, 4 जो भी आपको उचित लगे उस पर टिक लगा सकते हैं। आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है सोशलिस्ट एंड सेकुलर। मतलब कोई अगर ऑप्शन है तो 1 एंड 3 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी आपको मैंने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 वर्ड्स एक्स्ट्रा जोड़े गए हमारे प्रीएम्बल में। वो वर्ड्स क्या थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स एक्स्ट्रा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में जोड़े गए थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। हमारे भारत को सेकुलर स्टेट इन दिए हुए ऑप्शन में से कौन दिखाता है? 10 सेकंड देता हूँ आपको इसको टिक करने के लिए। अच्छे से सोच के बताएं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही टिक किया है, क्योंकि आपको पहले भी आप कई बार देख चुके हैं कि प्रीएम्बल में हमारा जो है कि सेकुलर स्टेट, सेकुलर जोड़ा गया, और वो भी 42nd अमेंडमेंट 1976 में। हाँ, मैं 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का बार बार नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि मात्र यही एक बार परिवर्तन हुआ है हमारे प्रीएम्बल में, जब से हमने प्रीएम्बल अडॉप्ट किया है। और आपको बता दूं कि प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से, जो कि जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो मूव किए थे, और उसी समय में आया था। ये था 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया था, और जो कि यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया था उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। और प्रीएम्बल में ये जोड़ कब लिया गया? 22 जनवरी 1947 प्रीएम्बल में जोड़ लिया गया। मेरा कहने का मतलब है प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ लिया गया 22 जनवरी 1947 में। ठीक है दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू ने
रिजोल्यूशन जो है मूव किया था कब, 13 दिसंबर 1946 में, और प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया गया बाद में 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो हाँ ये वाला भी ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 के समय, उससे पहले ही प्रियम्बल हमारा इसमें ऐड कर लिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Consider the following statement in regard to the preamble of the Constitution and give correct answer using quotes given below. The objective resolution by Jawaharlal Nehru finally became preamble. क्या ये सही है? It is not justifiable. क्या ये सही है? It can be amended. क्या ये सही है? Preamble cannot override specific provision of Constitution. क्या ये सही है? इसमें आप मल्टीपल कर सकते हैं। इसमें मैंने क्योंकि ABC नहीं दे रखा है तो इसमें आपको ये मल्टीपल चॉइस है, इसमें आप 2, 3, 4 जो आपको उचित लगे वो सारे भी टिक मार सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही किया है। इसका आंसर होगा 1, 2 और 4। हाँ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही मूव किया गया था, और इसकी डेट क्या थी, 13 दिसंबर 1946 इसकी डेट थी जब उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने अपने रखा, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको यूनानिमसली अडॉप्ट कब कर लिया, वो डेट थी 22 जनवरी 1947। कब अडॉप्ट कर लिया? 22 जनवरी 1947 को। ये डेट याद रखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड कर लिया गया एज अ प्रियम्बल। जवाहरलाल नेहरू का जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था यही एज अ प्रियम्बल 22 जनवरी 1947 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। ठीक, फिर सेकंड क्या है? इट इज़ नॉन जस्टिफिएबल। ये जस्टिफिएबल नहीं है, मतलब इसको लेके हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमको ये अधिकार नहीं मिल रहा है, ये अधिकार नहीं मिल रहा है, इसको लेके हम कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ तो दोस्तों हम कहाँ पे थे? हाँ, इट इज़ नॉट जस्टिफिएबल, मतलब कोर्ट में इस चीज़ को लेके आप नहीं जा सकते कि हमें रिजोल्यूशन में ये चीज़ प्रोवाइडेड है और हम ये चाहते हैं भारत सरकार से या अपने देश से ये चीज़ चाहते हैं, ये इस चीज़ को लेके कोर्ट में आप नहीं जा सकते। फिर और एक कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन 4, प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल किसी स्पेसिफिक प्रोविज़न जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, कोई स्पेसिफिक आर्टिकल दिया हुआ है किसी चीज़ को लेके, उसको ओवरराइड नहीं कर सकता है। आपको अगर दृष्टांत के रूप में मुझे बताना होगा, अगर एग्जाम्पल के रूप में मुझे बताना होगा तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि आर्टिकल नंबर 14 जहाँ पे राइट टू इक्वलिटी की बात होती है, आर्टिकल नंबर 14 जहाँ पे राइट टू इक्वलिटी की बात होती है और यहाँ पे जो है कि सोशल जस्टिस की बात होती है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्लैश करते हैं यहाँ पे दिखते हैं, लेकिन क्योंकि आर्टिकल नंबर 14 पे ये ओवरराइड नहीं कर सकता, किसी भी आर्टिकल पे ओवरराइड नहीं कर सकता। ऐसे ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे बहुत ढेर सारे आर्टिकल्स हैं जो कि दिखता कुछ और है, लगता ऐसा है जैसे कि ये प्रियम्बल को जो है कि जो प्रियम्बल बोल रहा है उसके जस्ट विरोधी बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम प्रियम्बल को वरीयता नहीं देंगे, उसी पर्टिकुलर आर्टिकल को देंगे जो स्पेशल प्रोविज़न के लिए किसी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The preamble of the Constitution adopted on 26 November 1949, which words were not present? इसमें से कौन से वर्ड्स प्रेजेंट नहीं थे? इसमें आपको देखना है, आपको 5 सेकंड देता हूँ इसको करने के लिए। हाँ तो दोस्तों आप सोच लिए होंगे, आपको याद दिलाना चाहूँगा फिर से एक बार थोड़ा सा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में कौन कौन से ऐड किए गए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये ऐड किए गए थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड्स, ये तीनों वर्ड्स कब आए हैं? 1976 में आए हैं। तो 1976 में ये तीनों वर्ड्स आए हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 1, 2 एंड 3।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ड सेकुलरिज्म वॉज इंसर्टेड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है। रिपीटेडली ये क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं, अलग अलग तरीके से पूछता है, और इसमें आपको कुछ नहीं टाइम दूंगा, इसलिए नहीं टाइम दिया क्योंकि आप कई बार इसको देख चुके हैं। 42nd अमेंडमेंट, डेट 1976 है ही। इंडिया इज़ द रिपब्लिक मीन्स, ये क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज़ रिपब्लिक, इसका मतलब क्या है? इंडिया, इट इज़ द पीपल हु आर फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स। क्या रिपब्लिक, इंडिया रिपब्लिक है, इसका ये मतलब है? या देयर इज़ नो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, या देयर आर नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया, या इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ध्यान से एक बार ऑप्शन पढ़िए। आपको मैं इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सही सोचा है, देयर आर नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया। भारत रिपब्लिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई हेरिडेटरी रूलर्स नहीं है, सभी इलेक्टेड रूलर्स हैं। जैसे हमारा भारत का प्रेसिडेंट होता है, भारत का प्रेसिडेंट है जो कि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक है, ये इलेक्टेड मेंबर है। और आपको थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है ये आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग कौन कौन लेता है ये अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा है इसीलिए अभी बता देता हूँ। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों ही भाग लेते हैं, और स्टेट असेंबलीज भी भाग लेती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है दोस्तों कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं सिर्फ वही भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं। लेकिन वही जब प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात आती है, मतलब इम्पीचमेंट की बात आती है प्रेसिडेंट के, तो सिर्फ स्टेट असेंबली से अब स्टेट असेंबली से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा मिलके इसके इम्पीचमेंट में भाग लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने वाला है कि इसमें अब जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा उस समय आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स भी भाग लेंगे। इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और अगर हो सके तो इसको पॉज करके फिर से 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी बैक करके फिर से एक बार सुन लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द सेकुलर इन इंडिया? करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर ये कौन सा दिखा रहा है? इंडिया हैज़ मैनी रिलीजियस, इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड अपॉन द विल ऑफ इंडिविजुअल, देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा इसमें सही ऑप्शन है। आप अच्छे से इसको पढ़ के ध्यान दे के सही उत्तर टिक लगाइए, और आपको मैं इसके लिए 5 सेकंड देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया से करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलरिज्म 2 टाइप का है, एक वेस्टर्न सेकुलरिज्म और एक इंडियन सेकुलरिज्म। वेस्टर्न सेकुलरिज्म एक निगेटिव टाइप का सेकुलरिज्म है जो कि किसी धर्म को नहीं मानता, जो कि उसका स्वयं का तो कोई धर्म नहीं है लेकिन वो किसी धर्म को नहीं मानता। लेकिन इंडिया का सेकुलरिज्म एक इस तरह का धर्म है जिसका तो अपना तो कोई धर्म नहीं है लेकिन वो सभी धर्म को समान रूप से सहयोग करता है और फलने फूलने के लिए उचित वातावरण, उचित एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। भारत देश, आप एग्जाम्पल के तौर पे कई गवर्नमेंट स्कीम्स को देख सकते हैं जो कि लगता है धार्मिक हैं, और भारत देश उनको बढ़ चढ़ के फलने फूलने का पूरी तरह से खुला वातावरण देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज़ नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस तरह की लिबर्टी भारत के प्रियम्बल में नहीं प्रोवाइडेड है? आप इसको देख के सोचिए। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ इसके लिए। जी हाँ दोस्तों, इसका इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं प्रोवाइडेड। लिबर्टी किस तरह की थी? 5 तरह की। लिबर्टी कितने तरह की थी? 5 तरह की। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इन 5 तरह की लिबर्टी थी जो कि हमने प्रियम्बल में देखा था। इकोनॉमिक लिबर्टी तो नहीं है। इकोनॉमिक क्या है? जस्टिस है इकोनॉमिक। कितने तरह की जस्टिस थी मैंने बताया था? 3 तरह की जस्टिस है हमारे प्रियम्बल में। कौन कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये 3 तरह की जस्टिस है। और लिबर्टी कितनी है? 5 तरह की। कौन कौन सी? आपको अभी मैंने बताया। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का? ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द प्रियम्बल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ध्यान से इसको देखिए और सही टिक लगाइए। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सही आपने सोचा है, द प्रियम्बल। प्रियम्बल में हमारा जो चीज़ें मेंशन है वो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक निचोड़ बताता है। और सुभाष कश्यप जी अपने शब्दों में कहे हैं, इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बॉडी देन प्रियम्बल इज़ द सोल। तो ये वर्ड जो सोल वाला है प्रियम्बल के लिए, वो किसने कहा है? सुभाष कश्यप ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? सुभाष कश्यप ने कहा है प्रियम्बल को सोल। उन्होंने क्या लाइन इसके लिए कही है? इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बॉडी देन प्रियम्बल इज़ द सोल। और के एम मुंशी इसी तरह हॉरोस्कोप ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं प्रियम्बल को। और यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में। तो यहाँ इस बात से आपका एकदम कन्फ्यूज न होइएगा कि प्रियम्बल को सोल तो सुभाष कश्यप जी कहते हैं, और आर्टिकल 32 में जिसमें कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, उसको बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रियम्बल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से किस में से प्रियम्बल जो है पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का माना है सुप्रीम कोर्ट ने? इसमें ऑप्शन है आपके पास, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली, बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन पढ़िए और ध्यान से लगाइए। 5 सेकंड आपको देता हूँ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस कब हुआ था? 1994 में। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल जो है पार्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल। ये 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और वहीं जब केशवानंद भारती का केस था 1973 वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का अब एक अभिन्न अंग तो जो है ही,
लेकिन हमारे संविधान के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। तो आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट कब आया? 1973 में। और प्रियम्बल को भी केशवानंद भारती में ही बेसिक स्ट्रक्चर का दर्जा मिला था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In which of the following cases the Supreme Court regarded preamble as a part of the basic structure of the Indian Constitution? तो बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का माना गया कब? केशवानंद भारती केस में। ठीक है दोस्तों, The objective of Indian Constitution is reflected in which of the following? अब ऑब्जेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसमें फॉलो करता है? निम्न ऑप्शंस में से देखना है आपको। फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्लियामेंट। तो हमारे प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव आपको ढूंढना है, इसमें से देखना है, इन चारों ऑप्शंस में तय करना है। और आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ, जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। जी हाँ, आपने सही उत्तर टिक किया है, इसका प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस हैज़ बीन इंसाइंड इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अब हमको ये बताना है कि हमारे प्रियम्बल में कितने टाइप की जस्टिस दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से जल्दी करें। जी हाँ दोस्तों, 3। कितने तरह का न्याय? 3 तरह का न्याय। जस्टिस 3 तरह की। जस्टिस किस चीज़ की? जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सोशल इक्वलिटी इज नॉट guaranteed in our constitution. Social equality already exists in our country. Social equality is guaranteed in our constitution. None of the above. इसमें से आपको सोच के मारना है आंसर, और आपको 5 सेकंड में देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही उत्तर इसका सोच समझा है। इसका है सी, सोशल इक्वलिटी इज़ गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई है। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल किस आर्टिकल तक राइट टू इक्वलिटी है? आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है दोस्तों, ये आपके सारे क्वेश्चन ख़त्म हुए प्रियम्बल के। कुछ इसी तरह के प्रश्न आते हैं और इससे अलग कुछ खास नहीं आते। प्रियम्बल आप एक बार मेरा पहला वाला वीडियो देख लें प्रियम्बल पे जो है, और फिर क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन कर लें, अच्छे से एग्ज़ाम दें और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मेरे साथ ऐसे बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।